हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है क्या हुआ था बचपन में गौरी के साथ। बाप और बेटी के ठहाकों की आवाज़ किचन तक आ रही थी। कभी रिया फुसफुसाकर कुछ कहती तो कभी ये धीरे से कुछ कहते और फिर अनवरत हंसी का फव्वारा छूट पड़ता। बाप बेटी अपने हंसी के समंदर में गोते लगा ही रहे थे कि गौरी भी कॉफ़ी देने कमरे में गई तो रिया गौरी से लिपटते हुए बोली, अरे माँ, कभी हमारे साथ भी बैठ लिया करो और थोड़ा हंस भी लिया करो। आप अपने होठों को कैसे सिए रहती हो। मेरा तो मुंह ही दर्द हो जाए। और हाँ माँ, आपको तो अच्छे अच्छे जोक पर भी हंसी नहीं आती है। कैसे माँ, तुम कभी हंसती क्यों नहीं हो। रिया ने बात खत्म करी तो उसके समर्थन में ये भी उतर आए और हंसते रहने के महत्व पर पूरा लेक्चर ही दे डाला। पर फिर भी गौरी चुप ही रही। रिया ने अपने पापा की ओर देखा पर गौरी के मौन ने सब कुछ कह डाला और शायद ये बात विराम भी समझ गए। इसीलिए तुरंत ही बात बदलकर रिया से उसके कॉलेज की राजनीति पर बात शुरू कर दी। रिया जब भी कॉलेज से घर आती तो घर में ऐसा ही माहौल रहता, पर उसके मासूम सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। भला अपनी खामोशी और उदासी का क्या कारण बताती वो, और अगर बताती भी तो पता नहीं रिया का क्या रिएक्शन होता गौरी के प्रति। इसीलिए वो खामोश थी। गौरी दोबारा जब कमरे में गई तब तक रिया टीवी पर टॉम और जेरी कार्टून फिल्म देख रही थी और ठहाके लगाकर हंस रही थी। गौरी को रिया ने खींचकर अपने पास बैठा लिया और शिकायती लहजे में माँ से बोली, हंसो ना माँ, देखो कितना अच्छा और मज़ेदार कार्टून आ रहा है। अरे तुम तो हंसती ही नहीं, मिस सीरियस ही बनी रहती हो। अरे क्या हंसना और ना हंसना, मेरे लिए अब तू आ गई है ना, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। इतना कहकर गौरी किचन में आकर काम करने लगी। अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। गौरी की बाहर वाले कमरे से रिया की आवाज आई, जो अपने पापा के साथ मार्केट होकर आने की बात कह रही थी। मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज गौरी भी सुन सकती थी। हाँ, मैं सीरियस ही तो हूँ, जिंदा हूँ, यही क्या कम है। बुदबुदा उठी थी गौरी। गौरी ने किचन की खिड़की खोली। सामने ही अमरूद का पेड़ था। इस समय उस पर अमरूद भी फले हुए थे। तभी तोतों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और अमरूद के पेड़ को लगभग ढक ही लिया और सारे तोते एक ही साथ अमरूद खाने में मग्न हो गए। ये देख गौरी को अपने मायके वाले मिट्ठू मियाँ की याद आ गई और अतीत के पन्ने पलटने लगे। कितने प्यार से तो पापा उसके लिए लाए थे ये तोता। और हाँ, वो साथ में सुनहरा सा पिंजरा भी तो लाए थे, जिसे देख वो कितनी खुश हुई थी गौरी। पिंजरे में रख सारा दिन घूमती, खाने को अमरूद और हरी मिर्च। हरी मिर्च खाने से मिट्ठू मियाँ जल्दी ही राम राम बोलने लगेगा और संतोषी चाची वाला मिट्ठू तो उनका नाम भी रटता था। पर जब एक दिन संतोषी चाचा का मिट्ठू पिंजरा खुला पाकर उड़ गया, तब से वो दुखी होकर यही कहने लगी, अरे इन पंछियन की जात तो बड़ी बेवफा होत है। इनकी आंखिन में कोई प्यार ममता नहीं, एक बार उड़ी पावे फिर नाई आवे के। पर संतोषी चाची की इन बातों से गौरी सहमत नहीं होती। उसे तो यही गुमान था कि चाहे जो कुछ हो, पर उसका मिट्ठू मियाँ तो उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मिट्ठू मियाँ अब राम राम भी बोलने लगा था और गौरी गौरी भी। स्कूल से आने पर गौरी अपने मिट्ठू के पास ही जाती और खूब खेलने के बाद ही उसके पास से हटती। उस दिन जब गौरी स्कूल से लौटी तो अम्मा और पापा भागे जा रहे थे। गौरी के पूछने पर यही बताया कि गांव के कोने पर रहने वाले सरवन की मौत हो गई है। अभी बस वहीं जाकर आते हैं, तू घर पहुंच और रोटी पानी खा ले जाकर। गौरी घर आई तो मिट्ठू मियाँ का पिंजरा खाली था। वो अपना बस्ता वहीं गिराकर दौड़ी और पिंजरा हाथ में लेकर मिट्ठू मिट्ठू चिल्लाकर इधर उधर भागने लगी। अरे तेरा मिट्ठू मेरे यहाँ उड़कर आ गया है, ले 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 आकर। संतोषी चाची के पति बोल रहे थे। क्या चाचा, मिट्टू तुम्हारे यहाँ आ गया है? कहाँ है कहाँ? कहते कहते चाचा के आंगन में आ गई थी गौरी। हाँ, वो देख आंगन के कोने वाली दीवार के ऊपर। कहाँ? मुझे तो नहीं दिखता। चाचा गौरी के पीछे आकर खड़े हो गए थे
और गौरी के कंधे पर हाथ रखकर बोलने लगे। अरे ध्यान से देख गौरी। चाचा के मुंह से अस्फुट से स्वर निकल रहे थे और उनका हाथ गौरी के हाथ से फिसलता हुआ उसके सीने तक जा पहुंचा। अपने मिट्ठू को अब भी ढूंढ रही थी गौरी, पर अब उसके साथ चाचा कुछ ऐसा करने लगे जो उसे भी असहज हो रहा था। क्या ये वही काम है जो कुछ समय पहले उसके स्कूल के मास्टर ने संध्या के साथ किया था? पर वो संध्या तो मर गई थी, तब तो मैं भी मर जाऊंगी। पूरा जोर लगा दिया था गौरी ने, पसीने पसीने हो गई, कसमसाई भी चिल्लाई भी, पर चाचा की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो सकी। ये बात किसी को भी बताने पर चाचा उसके छोटे भाई को मार देगा, ऐसा बोलकर चाचा ने मासूम गौरी के मुंह पर ताला लगा दिया था। और ये ले तेरा मिट्ठू, बिल्ली ने मार दिया था इसे। मरा हुआ मिट्ठू हाथ में लेकर रोती जा रही थी गौरी। सही कारण क्या है ये तो किसी को पता नहीं था। अम्मा पापा यही सोच रहे थे कि मिट्ठू के मरने से लड़की दुखी है, तभी रोई जा रही है। पर 13 साल की गौरी को इतना तो आभास हो ही गया था कि जो भी उसके साथ हुआ है वो सही नहीं है। वो अपना दुख कहती भी तो कैसे, क्योंकि एक तरफ तो किसी को भी बता देने पर चाचा द्वारा छोटे भाई को मार दिए जाने का डर था, और दूसरी तरफ जब संध्या की वो वाली बात सभी लोगों को पता चली थी तो भी गांव वाले संध्या के माँ बाबूजी को अजीब नज़रों से देखते थे। और फिर गांव वालों ने अपनी बातों से ऐसे ताने कसे कि संध्या के घर वालों को अपना सामान लेकर गांव ही छोड़ जाना पड़ा। गौरी के पापा गांव की साप्ताहिक बाजार में मसाले और थोड़ा मोड़ा गल्ले की दुकान लगाते थे। कल अचानक हुई बारिश ने उनके मसालों को भिगो दिया था। आज धूप हुई तो माँ ने उन मसालों को छत के ऊपर सूखने को फैला दिया था और गौरी से यहीं छत पर बैठने को कहा। आज सरवन की 13वीं थी। घर के लोग उसके घर भोज में गए हुए थे। पता नहीं ये बात संतोषी चाची के आदमी को कैसे पता चल गई। गौरी, ओ गौरी, अरे कहाँ है रे तू? देख तो तेरे लिए दूसरा मिट्ठू लाया हूँ। संतोषी के मर्द की आवाज़ सुनते ही सहम गई थी गौरी। आत्मा का दर्द एक बार फिर ताज़ा हो आया था। पहले तो छत पर ही दुबक गई, आंखों और मुट्ठियों को कस के भींच अपने शरीर को छोटा और छोटा करते हुए। पर मिट्ठू वाली बात ने उसके बाल सुलभ मन को थोड़ा कमज़ोर किया था। पर अपनी भावनाओं पर काबू पाना शायद स्त्री जाति में प्राकृतिक गुण ही तो है। गिद्ध, बाज और मक्खी की नाक और नज़र बड़ी पैनी होती है, वो अपने शिकार को सूंघ ही लेते हैं। संतोषी का मर्द भी छत पर जा पहुंचा। उसकी आहट जानकर सिहर उठी थी गौरी। उसकी सिहरन अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि एक पंजा उसकी पीठ को सहलाने लगा। गौरी अभी बच्ची थी, उसका डर भी स्वाभाविक था। पर आज जैसे ही गिद्ध ने अपनी चोंच आगे बढ़ाकर शिकार करना चाहा, गौरी ने प्रतिरोध किया, पर उसका शक्ति प्रदर्शन एक पुरुष के सामने कहाँ चलने वाला था। अपने आप को नर्क में गिरता देख गौरी ने चाचा की कलाई पर पूरी शक्ति से काटा। एक बारगी कराह तो उठा था चाचा। पकड़ ढीली हुई तो गौरी बेतहाशा भागी, और ऐसी भागी कि नीचे की सीढ़ियों की जगह छत से सीधे नीचे ही आ गिरी। कितनी चोट लगी थी कितनी नहीं, गौरी को उसका गम नहीं था। पर जमीन पर पड़े हुए जब उसकी नजरें छत की ओर गईं तो उसने चाचा को अपनी ओर देखते हुए पाया, और गौरी के मन में एक संतोष सा उभर आया था कि आज उसने अपनी रक्षा कर ली है। गांव में हल्ला हो गया कि गौरी छत से गिर गई, और सबसे पहले चाचा ने ही गौरी को गोद में उठाया था। उसके स्पर्श में भी एक गिजगिजाहट महसूस कर रही थी, पर अपनी पीठ में आई चोट के कारण प्रतिरोध करते नहीं बनता था। चाचा अम्मा पापा को पता नहीं क्या मन गढ़ंत कहानी बता रहा था, और वो भी चाचा की बात को सच ही मान रहे थे। पैर में आई चोट के कारण पैर में प्लास्टर करवाना पड़ा था, पर उस दिन की घटना के बाद चाचा दोबारा गौरी को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया था। इस घटना ने गौरी को मर्दों के प्रति अनिच्छा से भर दी थी। वो जब भी कोई मर्द देखती तो गौरी को यही लगता कि उसकी नज़रें उसके अंगों को टटोल रही हैं, और वो अंदर तक सिहर जाती और अपने दायरे में ही सिमट कर रह जाती। गौरी का स्कूल जाना पैर पर प्लास्टर होने के कारण फिलहाल बंद हो गया था,
पर फिर भी गौरी ने घर से ही पढ़ाई जारी रखी और जब इम्तिहान आए तो पापा आधी बोरी हल्दी की गांठें मास्टर साहब के घर पहुंचा आए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन मास्टर साहब खुद ही आकर गौरी से कॉपी लिखवा कर ले गए। गौरी ने कॉपी में जो भी लिखा था वो पास होने के लिए काफ़ी था, पर वो जख्म जो चाचा ने गौरी के मन पर दे दिया था वो तो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पापा का मसाले और गल्ले का काम और बढ़ चला था। उनके सामान को बाजार तक ले जाने और फिर वहां से वापस लाने के लिए उन्हें एक सहायक की ज़रूरत थी, क्योंकि छोटा भाई अभी बहुत छोटा था और इस लायक नहीं था कि उनके काम में सहायक हो सके। इसीलिए पापा ने एक लड़का काम के लिए रख लिया। उसका नाम पारस था। बाजार वाले दिन वो पापा के साथ ही आता जाता और थोड़ा बहुत घर के कामों में माँ को भी सहायता करता। बेहद ही हंसमुख था वो, सबको हंसाता, पर गौरी को कभी हंसी नहीं आती। एक जीवन का पत्थर की मूर्ति में बदलना आरंभ हो चुका था। पारस और गौरी दोनों हम उम्र थे, इसीलिए दोनों में बातचीत भी हो जाती थी। गौरी के पैरों का प्लास्टर कटने से पहले एक सुंदर फूल की आकृति उकेरी थी उसने गौरी के पैर पर चढ़े सफेद प्लास्टर पर। अरे वाह, तुम तो कलाकार भी हो, माँ ने कहा। माँ की इस बात पर बच्चों की तरह हंस दिया था पारस। प्लास्टर काटा जा चुका था और गौरी पहले की तरह ही स्कूल आने जाने लगी थी, पर मुस्कान अब भी उसके होठों से अनजान रिश्ता ही कायम करे हुए थी। पारस की मौजूदगी गौरी को अच्छी लगने लगी थी। गौरी के मन में चाचा की गंदी हरकतों की वजह से पुरुष के प्रति जो नफरत भरी हुई थी, पारस के आने के बाद वो थोड़ी कम हो गई थी। अब किसी दिन अगर पारस काम पर नहीं आता तो गौरी को अच्छा नहीं लगता और उसके आने पर वो उसे पापा के साथ काम करते हुए कनखियों से देखती रहती। जब कभी पापा को दुकान नहीं लगानी होती तो पारस घर में रहता। एक दिन वो छत पर पतंग उड़ा रहा था और पतंग खूब हिचकोले लेकर मानो सूरज से ही बातें करना चाहती थी। अरे, कैसे इतनी ऊंची पतंग उड़ा लेते हो तुम? गौरी अपने छोटे भाई के साथ छत पर आते हुए बोली। कोई भी उड़ा सकता है। कोई भी मतलब मैं भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो, ये डोर ऐसे पकड़नी है और जब पतंग आसमान की तरफ जाए तो थोड़ा डोर को ढीला करना है और फिर थोड़ा डोर को खींचना है और बस। पारस ने गौरी को बताया। गौरी ने डोर उसके हाथ से ले ली और अपनी ही मस्ती में पतंग उड़ाने लगी। पारस उसकी मदद कर रहा था, जबकि गौरी के छोटे भाई को नीचे रखा मांझा लेने के लिए भेज दिया था पारस ने। जैसे ही पारस ने अकेलापन पाया, गौरी की पीठ से चिपक गया और फुसफुसा कर बोला, गौरी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और पारस के हाथ गौरी के सीने पर जा पहुँचे। गौरी के लिए पारस के मन में जो भी लगाव था, पर अचानक से फिर उस घटना की पुनरावृत्ति। गौरी के सामने मिट्टू और चाचा वाली घटना आंखों में उतर आई। उसने अपने को पारस की गिरफ्त से छुड़ाया और तमतमाती हुई नीचे चली आई। आसमान में पतंग डोर समेत लहराते हुए एक पीपल के पेड़ में जाकर अटक गई थी। नीचे आकर गौरी छोटे भाई बाबू पर खूब चिल्लाई थी। वो क्यों इतना गुस्सा कर रही थी किसी को पता नहीं था। बस सबने ये ज़रूर देखा कि थोड़ी देर के बाद पारस वहां से गर्दन नीची करके चला गया। उस दिन के बाद पारस कभी वापस नहीं आया। पापा ने कुछ दिन तो इंतज़ार किया, फिर कहने लगे कि 2 महीने से पगार भी नहीं दी पारस को। राम जाने काहे काम छोड़कर भाग गया। चलो, कभी मैं ही उसके गांव जाऊंगा तो उसका पता करूंगा। पापा पारस के गांव गए भी, पर वहां भी उसका कुछ पता नहीं चला। क्या पारस और चाचा एक ही सिक्के के दो पहलू ही नहीं हैं? जब जिसको मौका मिला नारी देह से खेलना चाहा। क्या एक पुरुष एक लड़की में सिर्फ एक ही चीज को खोजता है? अपने आप से कई सवाल और बदले में कई और सवाल। युवा होती लड़कियों में अपने अंगों के प्रति एक जिज्ञासा भी होती है और अधिक से अधिक सुंदर दिखने की चाह भी। गौरी में तो जैसे ये सारी जिज्ञासाएं मर चुकी थी। वो कभी दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखती तो यही सोचती कि इससे तो अच्छा हो कि ये अंग ही कट जाएं, खत्म हो जाएं, जिन्हें देखते ही मर्द लोग लार चुआने लगते हैं।
ना उन्हें रिश्तों नातों का भान रहता है और ना ही समाज की कोई चिंता। उन्हें तो बस स्त्री की देह से ही सरोकार है। कहीं ना कहीं सभी मर्दों के प्रति एक ही राय कायम कर ली थी गौरी ने। गांव की बाहरी सड़क को हाईवे में बदला जा रहा था। काम जोर शोर से चल रहा था। इसी नाते शहर से बाबू और इंजीनियर लोग गांव में आते जाते रहते थे। गांव के पास हाईवे का निर्माण होना सारे गांव के लिए कौतूहल का विषय था। सुबह शाम गांव वाले लोग अक्सर देखने पहुंच जाते कि सड़क निर्माण का काम कैसे होता है। अपनी सहेलियों के बहुत कहने पर गौरी भी एक दिन हाईवे देखने चली गई थी। वहां पर एक सजीला सा नौजवान भी था जो 3 टांगों पर लगे एक दूरबीन नामक यंत्र से कुछ देखता था। गांव की लड़कियों ने भी उस दूरबीन से झांकने की इच्छा प्रकट की। बारी बारी से सब लड़कियों ने उसमें झांका, पर गौरी बुत बनी खड़ी रही। उस सजीले नौजवान को बहुत कुछ अच्छा लग गया था गौरी में। 2 दिन बाद ही वो इंजीनियर गौरी का हाथ मांगने उसके घर ही चला गया। मैं अब आपकी बिटिया से शादी करना चाहता हूँ। पर बेटा, तुम तो शहर के इतने बड़े बाबू और हमारी बिटिया 12 तक ही पढ़ी है। तुम काहे ब्याह करोगे उससे? पापा ने चौंक कर कहा। जी, वो बात सही है, पर मैंने हमेशा गौरी की तरह ही सीधी साधी लड़की चाहिए है, ताकि वो मेरे माँ पापा का ध्यान रख सके। वो इंजीनियर बोला, जिसका नाम विराम था। अम्मा पापा भी गौरी को एक बोझ ही मानते थे, और बोझ सर से जितना जल्दी उतर जाए उतना ही अच्छा। कहते हैं कि जोड़े स्वर्ग से ही बनकर आते हैं। कम से कम गौरी के संदर्भ में तो यही बात सही लग रही थी। और सारे गांव वाले चकित थे कि गौरी की शादी शहर में, वो भी एक इंजीनियर के साथ। अब तो मोटर में ही घूमेगी गौरी। और आखिर वो दिन भी आ गया जब गौरी की शादी विराम से हो गई। खुद गौरी को भी समझ नहीं आया ये सब कैसे और अब हो गया। एक गांव की लड़की अब इतने बड़े घर में रहेगी। शहर में 2 मंजिला मकान था और गौरी नई बहू छम छम करती, कभी इस कमरे तो कभी उस कमरे में पतंग सी लहराती फिरती। बड़ी भाभी मौका मिलते ही उससे चुहलबाजी करने में पीछे नहीं हटती। रात में क्या क्या हुआ जैसी बातें पूछती और फिर गौरी के गाल पर एक प्यारी सी चपत लगाकर हंसती हुई चली जाती। ये सच था कि गौरी के अंदर भी एक स्त्री के सारे गुण थे। एक लड़की का संसार जिसमें गुड्डे गुड़ियों के खेल होते हैं, परियां होती हैं, और हाँ, एक सुंदर सजीला राजकुमार भी तो होता है जो अपनी राजकुमारी को घोड़े पर बिठाकर अपने देश को उड़ जाता है। जहाँ परियां होती हैं, राजकुमार होता है, वहां पर एक दानव भी तो होता है ना। वो दानव जो राजकुमारी को सोने के पिंजरे में बंद कर लेता है और तरह तरह के आघात करता है। बचपन में ही दानव के हाथों इस राजकुमारी को भी मसल दिया गया था। कोमल मन और तन पर पड़े इस आघात से हमारी राजकुमारी गौरी ने भी अपने हृदय को सिर्फ जीवन चलाने भर का ही अधिकार दे रखा था। अब इस हृदय में कोई भाव, अनवरत हंसी, मुस्कुराहट, प्रेम आदि के लिए कोई स्थान नहीं था। गौरी तो बस एक नदी की तरह बहे जा रही थी। एक ऐसी नदी जिसे अपना गंतव्य भी नहीं पता था। उसे तो बस बहने के लिए ही बहना था। और ऐसे में रात की बातों को लेकर भी गौरी के मन में कोई उत्साह नहीं बचा था। बल्कि जब भी विराम रात को उससे प्रेम करते, उसे सहलाते, चूमते, तब अपने में ही सिमट जाती गौरी। कमल की तरह अपनी पंखुड़ियों को समेट लेती गौरी, और उसके अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह सख्त हो जाते। बंद आंखों में चाचा के गंदे स्पर्श की पुनरावृत्ति गुजर जाती, और उसके बाद वो सब असहाय हो जाता गौरी के लिए। और फिर विराम के साथ यात्रा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जाता उससे। शुरुआत में जब ऐसा हुआ तो विराम ने सोचा कि गांव की सीधी सादी लड़की है, शायद मन की झिझक के कारण मुझे रोक देती है, और यह सोचकर अपने मन को मार लिया। पर यह कुंवारी लड़की द्वारा किया जाने वाला अभिनय नहीं था, बल्कि ये तो एक सच्चाई थी। कली को खिलने से पहले ही मसला जा चुका था। तितली के रंगीन परों पर तेजाब छिड़का जा चुका था। प्रेम में जब निरंतर पत्नी का सहयोग न मिला तो वो बिफर पड़ा। ये तुम इतनी सती सावित्री बनने की कोशिश क्यों करती हो? जो मैं कर रहा हूं ये कोई गलत काम नहीं।
बल्कि प्रेम का एक मार्ग है। और ये सब भी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। और फिर मैं तुम्हें भगाकर तो नहीं लाया जो तुम इतना शर्माती हो। शादी की है मैंने तुमसे। गौरी चुपचाप सब सुन लेती। बहस करना उसने सीखा नहीं था, और सच बताने का मतलब था उसकी अपनी ही दुनिया में आग लगाना। अपनी इस परेशानी को दोस्तों से भी विराम ने शेयर किया था। दोस्तों ने हंसते हुए यही बताया कि तू उसकी शर्म को खत्म कर, थोड़ा मोबाइल पर सेक्स वेक्स दिखाया कर, कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। रात को बिस्तर में विराम ने मोबाइल ऑन किया और गौरी के बालों को सहलाते हुए मोबाइल पर एक पॉर्न फिल्म चला दी। विराम को लगा कि इससे गौरी की सोई इच्छाएं जाग जाएंगी। इच्छाएं अगर सोई हुई हों तो वो जाग सकती हैं, पर उन इच्छाओं का क्या जो मर ही चुकी हों। पति की खुशी के लिए मोबाइल पर आंखें गड़ाई रही गौरी, पर उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। मन ही मन झुंझला पड़े थे विराम। मोबाइल बंद करके रख दिया और करवट बदलकर लेट गए। गौरी के मन पर जो कुठाराघात हुआ था, उससे उसकी संवेदनाएं ही तो मरी थी, बाकी तो वो एक संपूर्ण स्त्री थी। और जब गौरी के स्त्रीत्व को उसके जीवन पुरुष विराम का साथ मिला तो वो माँ बन गई। एक माँ बनकर ही एक स्त्री पूर्ण होती है, यही तो उसकी दादी अक्सर कहा करती थी। अब गौरी की समझ में आ गया था। नन्ही बिटिया की देखभाल में कब दिन पंख लगाकर उड़ने लगे उसे पता ही नहीं चला। विराम के घर वालों ने भी गौरी का खूब ध्यान रखा। उनकी बहू ने लक्ष्मी को जन्म जो दिया था। संवर की देखभाल के बाद शरीर की आभा देखते ही बनती थी गौरी की। अपने आप को आईने में देखा, पता नहीं कितने दिनों के बाद उसे कुछ अच्छा सा लगा। मुस्कुराने की कोशिश भी की, पर असफल ही रही वो। किसी ने मानो उसके होंठों पर सिहरन आने से पहले ही उन्हें सी दिया हो और कह दिया हो कि नहीं गौरी, नहीं, तुझे तो हंसने का अधिकार ही नहीं है। बेटी रिया के जन्म के 8 महीने हो चुके थे, और अब तो विराम ने भी महीनों से गौरी से शारीरिक मिलन की कोई इच्छा नहीं जाहिर की थी, बल्कि वो तो और भी शांत हो गए थे। शायद काम ज्यादा था, रोज ही देर रात गए आते और चुपचाप सो जाते। सभी घर वालों का प्यार देख गौरी बहुत खुश थी। एक अच्छा पति, एक नन्ही बिटिया, और जीने को क्या चाहिए था। पर अपने पति का सेक्स में साथ ना दे पाने और उन्हें संतुष्ट ना कर पाने का मलाल गौरी को अब भी था। पर वो अपने स्वभाव से विवश थी। वो स्वभाव जो उसने नहीं बनाया था, बल्कि इस समाज ने उसे दिया। गौरी को नींद नहीं आ रही थी। उसने हाथ लगाकर रिया को छुआ तो पाया कि रिया ने बिस्तर गीला कर रखा था। उसका डायपर बदलना था, सो गौरी उठने लगी। बिजली नहीं थी। विराम का मोबाइल उठाकर मोबाइल की टॉर्च जलाई और रिया का डायपर बदलकर जैसे ही मोबाइल की टॉर्च बंद की तो मोबाइल पर एक वीडियो गौरी की उंगली के स्पर्श से प्ले होने लगा, जिसे शायद विराम रात में देखते देखते ही सोए थे और उसका बैक बटन दबाना भूल गए थे। इसीलिए टॉर्च जलने के बाद बंद करने के उपक्रम में वो वीडियो चलने लगा था। क्या ये विराम है? हाँ, विराम ही तो है। गौरी की आंखें हैरत से फैल गई थी। विराम इस वीडियो में एक महिला के साथ संभोगरत थे और वो महिला पूरा साथ दे रही थी, और विराम द्वारा अपनी ही वीडियो बनाए जाने पर बनावटी नाराजगी भी जाहिर कर रही थी। और अब तो विराम के कहने पर उसने उत्तेजनाजनक सिसकियां भी भरना शुरू कर दी थी। गौरी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वीडियो की आवाजों से विराम हड़बड़ाकर जाग गए और लपक कर मोबाइल गौरी के हाथों से छीन लिया। शायद विराम शर्मिंदा थे, पर एक पुरुष के अहंकार ने उनकी शर्म को क्रोध का जामा पहनाने में देर नहीं की। अरे, ऐसे क्या देख रही हो? मैं एक जवान मर्द हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। जब घर में खाना नहीं मिलेगा तो आदमी बाहर का ही खाना तो खाएगा ना। हाँ, पुरुष प्रधान इस दुनिया में बाहर का खाना खाने का अधिकार पुरुष को ही ससम्मान दिया गया है। महिला नजर भी उठा ले तो वो पापी है। और इस दुनिया में चाचा जैसे पुरुष भी हैं, विराम जैसे भी और पारस जैसे भी। आंगन में बाप बेटी के ठहाकों की आवाजें फिर से आने लगीं। गौरी भी चाय लेकर वहां जा पहुंची। रिया माँ को देखकर फिर बोल पड़ी, अरे आओ माँ, पर रोनी सूरत क्यों बना रखी है? कभी मुस्कुरा भी दिया करो माँ।
गौरी चाय कपों में डाल रही थी। उसने एक नज़र विराम की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया था। गौरी ने मुस्कुरा दिया। गुड़िया और गुड्डे, दानव, सजीला राजकुमार, सोने का पिंजरा, सभी को चीनी के साथ घोलती जा रही थी गौरी। कोई स्त्री हंसने का अपना सहज स्वभाव यूं नहीं भूलती। कोई स्त्री बात बात में यूं ही नहीं रो पड़ती। जिस स्त्री ने बचपन में ही यौन उत्पीड़न को महसूस किया हो, वो अपने आप में ही सिमट कर रह जाती है और कभी खिल नहीं पाती, खुल भी नहीं पाती, बोल भी नहीं पाती, हमारी गौरी की तरह। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।